हेलो क्लास, यू विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं आज टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्व इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कि कितने टाइप की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो यूवी विजिबल रेंज की रेडिएशन होती हैं उनकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ पे होगा? तो जनरली जब आप मॉलिक्यूल को यूवी विजिबल रेडिएशन में एक्सपोज करते हो तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स और नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं दे विल एब्जॉर्ब द एनर्जी in the region of UV visible radiation and get transfer from ground state to excited state। यानी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे कौन से? जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो एनर्जी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन या एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में ट्रांसफर होंगे। तो ये कितने टाइप की ट्रांजिशन हो सकती है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। फर्स्ट इज अ सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, सेकेंड इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, थर्ड इज एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एंड फोर्थ इज एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सिग्मा और पाई किसे रिप्रेजेंट करता है? बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल को। एन रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल को एंड सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार रिप्रेजेंट करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल को। तो यहाँ पे जैसे मैंने एनर्जी लेवल्स बनाए हैं, एनर्जी लेवल सिग्मा एंड पाई बोथ आर बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, एन इज द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल and sigma star to pi star is anti bonding molecular orbital। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रांजिशन हो रहा है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे दे एब्जॉर्ब अ पर्टिकुलर एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड गेट एक्साइटेड टू द एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ सिग्मा स्टार, यानी सिग्मा से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन हो रहा है। तो आप देख लो कि सिग्मा जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है यानी लोअर एनर्जी है इसकी, तो लोअर एनर्जी से वो हायर एनर्जी में जंप कर रहा है, दैट मीन्स इट रिक्वायर्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, देयर आर वेरी हाई एनर्जी रिक्वायर्ड एंड ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड बिलो 200 नैनोमीटर। हमने पहले भी बात की हुई है कि जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होंगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन होगा वो बिलो 200 नैनोमीटर यानी वैक्यूम यूवी रीजन में होता है, जिसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो किस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो कर सकते हैं? तो जनरली जो है हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक एल्केन एंड जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये एल्केन्स जो हैं इस टाइप के ट्रांजिशन को शो करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जनरली एल्केन्स शो करते हैं। नेक्स्ट इज अ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई यानी कि पाई बॉन्ड, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो और वो पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल से लेकर के एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में वो उनका ट्रांजिशन हो रहा है, पाई से लेकर के पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है। तो जनरली किस टाइप के मॉलिक्यूल इस टाइप का ट्रांजिशन दे सकते हैं? जिसमें अनसेचुरेशन प्रेजेंट हो। अनसेचुरेशन का मतलब क्या है कि जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उस टाइप के कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देंगे। तो जनरली आपका जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं, जस्ट लाइक एल्कीन और एसिटाइलिन, एल्कीन और एल्काइन या एल्कीन और एसिटाइलिन जो हैं वो इस टाइप का ट्रांजिशन शो करेंगे, एल्कीन, एल्काइन एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें अनसेचुरेशन प्रेजेंट हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उस टाइप के कंपाउंड जो है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन करेंगे, यानी पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल से
पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इनका ट्रांजिशन होगा। नेक्स्ट इज है N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। N है नॉन बॉन्डिंग एंड सिग्मा स्टार है एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हो, यानी नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, और ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, सिग्मा स्टार में, यानी कि सिंगल बॉन्डेड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ट्रांजिशन हो रहा है। तो जनरली किस टाइप के मॉलिक्यूल्स इस टाइप का ट्रांजिशन देंगे, जिसमें सैचुरेटेड मॉलिक्यूल हो लेकिन उनके साथ कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट हो, लाइक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक्सेट्रा। यानी सैचुरेटेड है, कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सिंपल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और सिंगल बॉन्ड के साथ कोई हेट्रो एटम लाइक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देंगे। तो इसमें जनरली कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं, लाइक अल्कोहल। अल्कोहल में आपका देखो सैचुरेशन भी है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। लाइक एमीन, सैचुरेशन है, साथ में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ईथर, सैचुरेशन है, साथ में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप के कंपाउंड जिसके पास नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, साथ ही साथ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, इस टाइप के मॉलिक्यूल जो है वो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करेंगे। और इसके लिए कंपेरेटिवली कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी सिग्मा टू सिग्मा स्टार के कंपेरेटिवली यहाँ पे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। नेक्स्ट है हमारा N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, यानी नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। दैट मीन्स कि इसके लिए सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये ट्रांजिशन में जो दोनों एनर्जी लेवल्स हैं ये काफ़ी क्लोज होते हैं, N2 पाई स्टार। और किस टाइप के मॉलिक्यूल दे सकते हैं ट्रांजिशन, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हो, यानी नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, साथ ही साथ अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो, यानी पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, उस टाइप के मॉलिक्यूल जो है वो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। तो जनरली जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका अनसैचुरेशन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के पास आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमारे पास 4 टाइप ऑफ ट्रांजिशन हो रहे हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार विच रिक्वायर वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। देन पाई टू पाई स्टार, यहाँ पे जनरली पाई बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल जिसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है वो ट्रांजिशन शो करेंगे, एंड इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू सिग्मा स्टार एंड N2 पाई स्टार। थर्ड इज N2 पाई स्टार, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, साथ ही साथ सैचुरेशन प्रेजेंट हो, लाइक अल्कोहल, एमीन, ईथर, इस टाइप के मॉलिक्यूल जो हैं वो N2 सिग्मा स्टार। एंड लास्ट इज N2 पाई स्टार, जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो, लाइक कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये जो है जनरली जो मॉलिक्यूल हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करते हैं। अगर हम इनका एनर्जी ऑर्डर देखें कि कौन से मॉलिक्यूल ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और कौन से मॉलिक्यूल कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो अगर हम एनर्जी के अकॉर्डिंग इनको ऑर्डर को अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड है N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, आफ्टर दैट पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, और सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। There is the order of energy required for the transition, electronic transition. First sigma to sigma star, then N2 sigma star, then pi to pi star, and last is the N2 pi star. तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गया कि कितने टाइप की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन्वॉल्व होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, 2 ऐसे टर्म्स हैं जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये क्रोमोफोर्स होते क्या हैं? क्रोमोफोर्स, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द मॉलिक्यूल। यानी कोई मॉलिक्यूल लाइट क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है वो
क्रोमोफोर्स की वजह से एब्जॉर्ब करता है। यानी क्रोमोफोर्स ऐसे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये होते क्या हैं? जनरली दे आर कॉन्जुगेटेड डाइन्स। अगर ग्रुप में आपके मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेटेड डाइन प्रेजेंट है और उनके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। साथ ही साथ मॉलिक्यूल में कलर भी एग्जिबिट करते हैं, कलर भी शो करते हैं। ठीक है, तो क्रोमोफोर्स ही एक ऐसा ग्रुप है या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, साथ ही साथ कलर को भी प्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल में। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोलें तो क्रोमोफोर मे बी डिफाइंड एज एनी ग्रुप which exhibit absorption of electromagnetic radiation in the visible or UV region and it may or may not impart any color of the compound। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका कलर शो हो। अगर यूवी रीजन में रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है तो वो कलर शो नहीं करेंगे। सिर्फ कलर कब शो होगा? जब विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो जो क्रोमोफोर्स हैं वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल तो होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हो। तो क्रोमोफोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एज वेल एज इम्पार्टिंग कलर। जैसे कि एग्जांपल है NO2। NO2 ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही साथ येलो कलर शो करता है। यूवी विजिबल रीजन में जब वो एब्जॉर्प्शन शो करेगा तो उसके साथ ही साथ वो येलो कलर एग्जिबिट करता है। क्रोमोफोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट की ऐसे क्रोमोफोर्स जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्रोमोफोर्स इन विच द ग्रुप हैज़ पाई इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। यानी ऐसे ग्रुप जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देंगे, लाइक इथाइलिन एंड एसिटाइलिन। इथाइलिन एसिटाइलिन भी आपके क्रोमोफोर्स होते हैं जो कलर साथ ही साथ लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और लाइट को एब्जॉर्ब करके वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करेंगे। सेकेंड इज क्रोमोफोर हैविंग बोथ पाई इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन भी है यानी अनसेचुरेशन भी है, साथ ही साथ नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं। तो वो ऐसे क्रोमोफोर्स पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करेंगे, जस्ट लाइक अ कार्बोनिल ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप, एजो ग्रुप, एसिड्स, एस्टर एक्सेट्रा। तो ये सारे ग्रुप्स जो है वो क्रोमोफोर्स होते हैं। अगर किसी कंपाउंड में ये ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, साथ ही साथ कलर को भी शो करेंगे। इसी के बाद नेक्स्ट है हमारा ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप विच इटसेल्फ डज नॉट एक्ट एज अ ग्रुप ऑफ क्रोमोफोर। यानी जब तक ये ग्रुप जो है अकेला होता है तब तक ये किसी टाइप का एब्जॉर्प्शन या कलर शो नहीं करता। लेकिन अगर ये किसी क्रोमोफोर के साथ अटैच हो जाए तो ये फिर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा को, यानी जो हमारी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही है उसको शिफ्ट कर देता है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। साथ ही साथ इंटेंसिटी भी इंक्रीज करेगा, यानी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की इंटेंसिटी को भी इंक्रीज कर सकता है। तो आप कह सकते हो कि ऑक्सोक्रोम जो है वो एज अ एडिटिव की तरह वर्क करता है कि अगर हम ऑक्सोक्रोम को क्रोमोफोर के साथ ऐड कर दें तो ये क्या करेगा? ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर की जो कैपेबिलिटी है या जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको इन्हांस कर देता है। जो पहले जिस वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन हो रही थी वो उस वेवलेंथ को लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, एब्जॉर्प्शन को लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देगा, साथ ही साथ इंटेंसिटी को भी इंक्रीज कर देता है। तो ऑक्सोक्रोम जो है वो क्रोमोफोर की कैपेबिलिटी को इन्हांस कर देता है, उसकी प्रॉपर्टीज को इन्हांस कर देता है। ये अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही क्रोमोफोर्स के साथ ऐड होगा क्रोमोफोर की प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देता है। तो कुछ ऑक्सोक्रोम्स हैं लाइक OH ग्रुप, NH2 एमीन ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, ये सारे ग्रुप्स जो हैं फंक्शनल ग्रुप्स, ये एज अ ऑक्सोक्रोम वर्क करते हैं और क्रोमोफोर की प्रॉपर्टी को इन्हांस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग जो है वो 225 पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करती है, 225 नैनोमीटर पे लैम्डा मैक्स वैल्यू शो करती है। लेकिन अगर इसी बेंजीन रिंग में एक NH2 ग्रुप जुड़ जाए, यानी ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाए, तो ये 225 नैनोमीटर जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी 280 नैनोमीटर पे ही लैम्डा मैक्स शो कर देता है।
लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब क्या है कि लोअर एनर्जी पे ही हमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मिल जाती है। तो कम एनर्जी की रेडिएशन पे ही हमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इस बेंजीन रिंग जो कि एज अ क्रोमोफोर एक्ट कर रहा है उसमें हमने एक एमीन ग्रुप को ऐड कर दिया जो इसकी प्रॉपर्टी को इसने इन्हांस कर दिया। ठीक है। और जनरली ऐसे ग्रुप्स जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सोक्रोम की तरह वर्क करते हैं। यानी कि एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ऑल ऑक्सोक्रोम हैव वन और मोर नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी ऑक्सोक्रोम्स होते हैं उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे, तभी वो एज अ ऑक्सोक्रोम वर्क करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट की जो भी हमारा, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जब हम एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक ब्रॉड पीक मिलता है जिसमें ये जो वैल्यू है इसे हम लैम्डा मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ये जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है जिसे हम एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा भी कहते हैं, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की शिफ्टिंग क्यों हो जाती है, मतलब इसकी इंटेंसिटी शिफ्ट हो सकती है आइदर अपर, लोअर, राइट और लेफ्ट। तो ये किसी ऐसे ग्रुप की वजह से ये जो इंटेंसिटी है या जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो शिफ्ट हो सकती है। तो वो क्यों हो सकती है वो हम और ये कितने टाइप्स की होती हैं और क्यों होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ शिफ्ट्स ऑब्जर्व्ड इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जनरली 4 टाइप के शिफ्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं हम। फर्स्ट इज अ बैथोक्रोमिक शिफ्ट जिसे हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा ग्रुप, बैथोक्रोमिक शिफ्ट इज an effect by virtue of which the absorption maxima, that is lambda max, is shifted towards the longer wavelength due to presence of chromophores and auxochromes or change in solvent। मतलब अगर ग्रुप में किसी मॉलिक्यूल में क्रोमोफोर प्रेजेंट है या ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट है या हम उसके सॉल्वेंट को चेंज कर दें, जनरली अगर हम पोलर सॉल्वेंट यूज करें तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है और इस टाइप के शिफ्ट को हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ठीक है। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट को हम, ये जो आपका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है, अगर मैं यहाँ पे 200 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर की बात करें तो हमारा जो वेवलेंथ है यानी जो रेडिएशंस हैं या वेवलेंथ हैं वो इस तरफ लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। लॉन्गर वेवलेंथ, इस तरफ जाएंगे तो लॉन्गर वेवलेंथ और अगर हम इस तरफ जाएंगे तो शॉर्टर वेवलेंथ है। ठीक है। तो हमारा जो लैम्डा मैक्स है वो अगर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है किसी ग्रुप की वजह से तो इस टाइप के शिफ्ट को हम क्या कहेंगे, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट जिसे हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं, रेड शिफ्ट। और ये क्यों होता है, इसके डिफरेंट रीजंस हैं। लाइक फर्स्ट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर, अगर क्रोमोफोर प्रेजेंट है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ ऑक्सोक्रोम और चेंज इन सॉल्वेंट, या फिर हम इसे सॉल्वेंट इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम इंक्रीज कर दें, इंक्रीज ऑफ कॉन्जुगेशन, अगर हम कॉन्जुगेशन को इंक्रीज कर दें यानी नंबर और डबल बॉन्ड को इंक्रीज कर दें तो उसकी वजह से भी जो इंटेंसिटी है या एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा बैथोक्रोमिक शिफ्ट के अलावा दूसरा है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जिसे हम ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट। अब ये ब्लू शिफ्ट क्या है, ब्लू शिफ्ट इज hypsochromic shift is an effect by virtue of which lambda max absorption maxima is shifted towards the shorter wavelength। मतलब अगर किसी वजह से हमारा जो लैम्डा मैक्स है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है तो उसे हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट कहते हैं। और ये जनरली क्यों होता है, ड्यू टू रिमूवल ऑफ कंजुगेशन और चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब कि अगर हम ग्रुप में से
रिमूव कर दें कॉन्जुगेशन को, रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन, अगर कॉन्जुगेशन को रिमूव कर दें, ऑक्सोक्रोम को रिमूव कर दें, ऑक्सोक्रोम को रिमूव कर दें। इसी तरह से अगर हम सॉल्वेंट चेंज कर दें, यानी चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर हम ये सारे चेंजेस करें, कॉन्जुगेशन रिमूव कर दें, ऑक्सोक्रोम रिमूव कर दें या पोलैरिटी चेंज कर दें सॉल्वेंट की, तो इन सभी की वजह से क्या होगा कि जो हमारा लैम्डा मैक्स है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है, वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यानी जो हमारी पीक्स हैं वो हायर एनर्जी पे फिर हमें पीक्स मिलेंगे, यानी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा मिलेगा। दैट इज कॉल्ड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इसके बाद आता है हमारा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट का मतलब है कि जब हमारा जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है इसकी इंटेंसिटी अगर किसी वजह से इंक्रीज कर जाए, यानी ये जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा सपोज मान लो यहाँ पे है और किसी वजह से ये इंटेंसिटी यहाँ पे पहुँच जाए, यानी इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और ये हाइपरक्रोमिक शिफ्ट जनरली क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम। अगर हम ऑक्सोक्रोम ऐड कर दें, तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि वो लॉन्गर वेवलेंथ के साथ साथ इंटेंसिटी को भी इंक्रीज कर देता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम जो हमारी इंटेंसिटी है पीक की वो इंक्रीज कर जाती है, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। एंड फोर्थ वन है हमारा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब क्या है कि जब हमारी जो मैक्सिमा है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा यानी जो लैम्डा मैक्स है, उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाए, यानी वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो उस टाइप के शिफ्टिंग को हम हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। और ये जनरली क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन द डिस्टॉर्शन इन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब जो भी मॉलिक्यूल है अगर उसकी ज्योमेट्री को हम डिस्ट्रॉय कर दें तो उसकी वजह से हमें हाइपोक्रोमिक शिफ्ट मिलता है, यानी जो इंटेंसिटी है पीक की वो कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो ये कैसे होता है, जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है डाइफिनाइल का, डाइफिनाइल, इसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। डाइफिनाइल है हमारे पास, और इस डाइफिनाइल में अगर हम कोई मिथाइल ग्रुप ऐड कर दें, तो मिथाइल ग्रुप ऐड करने पे क्या होगा कि इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। जैसे अभी ये प्लेनर है, लेकिन मिथाइल ग्रुप ऐड करने पे ये एक दूसरे के, दोनों बेंजीन रिंग जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ CH3 ग्रुप जुड़ गया, तो क्या हुआ कि ज्योमेट्री चेंज हो गई। तो ज्योमेट्री चेंज होने की वजह से जो हमारी इंटेंसिटी है, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। दैट इज द एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी शिफ्ट। तो हमारे पास 4 टाइप के इंटेंसिटी शिफ्ट है। फर्स्ट इज अ बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट, सेकेंड इज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट में लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्टिंग होगी, ब्लू शिफ्ट में शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्टिंग होगी। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में आपका इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, एक चेंज इन पोलैरिटी को मैं आपको सॉल्वेंट को समझाना चाहूँगी कि ये कैसे होता है। जैसे मान लें अगर हम यहाँ पोलैरिटी बढ़ा दें, सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट यूज़ करें, मान लो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, और ये ग्राउंड स्टेट में स्टेबल है। जैसे ही यहाँ पे हम इनको लाइट प्रोवाइड करेंगे, यानी यूवी लाइट प्रोवाइड करेंगे, तो दे गेट एक्साइटेड और ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएगा और ये पोलैरिटी शो करेगा, यानी पोल्स डेवलप हो गया। अब यहीं पे अगर मैं पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर दूँ, पोलर सॉल्वेंट, तो अब ये पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट भी है और यहाँ पे भी पोल्स डेवलप हो गए, तो इनके बीच डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने की वजह से ये स्टेबलाइज हो गया। तो ग्राउंड स्टेट के कंपेरेटिवली यहाँ पे जो हमारा एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में ये स्टेबलाइज हो जाते हैं, और स्टेबलाइज होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज कर गई। स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गई तो ये स्लाइटली स्टेबल होने की वजह से अब ये क्या होंगे कि ये शिफ्ट हो जाएंगे नीचे की तरफ,
मतलब स्टेबिलिटी मीन्स कम एनर्जी, तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा कि जो एब्जॉर्प्शन शॉर्टर वेवलेंथ पे हो रही थी अब वो लॉन्गर वेवलेंथ पे होगी। तो दैट इज द इंटेंसिटी शिफ्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड लास्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे फर्स्ट है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, हम स्ट्रक्चर एनालाइज कर सकते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अननोन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको कंपेयर करके नोन कंपाउंड से। सेकेंड एप्लीकेशन है प्यूरिटी डिटरमाइन कर सकते हो आप। जैसे अगर हमारे कंपाउंड में एडिशनल पीक्स, नंबर ऑफ पीक्स डेवलप हो रहे हैं, दैट मीन्स कि कंपाउंड में इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, तो हम प्यूरिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। रिएक्शन काइनेटिक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कंसंट्रेशन को अगर हम चेंज करें, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को टाइम के साथ, तो हमें उनके रिएक्शन काइनेटिक्स की डिटर्मिनेशन ईजी हो जाती है। साथ ही साथ कॉन्जुगेशन इफेक्ट को भी चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन आप बढ़ाते जाओगे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आप बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, हाई लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे अगर एक डबल बॉन्ड इंक्रीज हुआ तो 30 नैनोमीटर तक वो शिफ्ट हो जाते हैं लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। तो कॉन्जुगेशन इफेक्ट को भी हम चेक कर सकते हैं कि जैसे जैसे डबल बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है वेवलेंथ इंटेंसिटी किस तरफ शिफ्ट हो रही है। इसके अलावा हम मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन कर सकते हैं, ब्लड सीरम में कैल्शियम को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. That's all from my side. Thank you.